जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। अब संगत जी मेरा एडमिशन हो गया और मैं लंदन चली गई। और संगत जी जब एडमिशन हो गया तो जो पहली छुट्टियां आई तो उसमें मैं जनवरी 2006 में दिल्ली वापस आ गई। फिर दर्शन करके जब छुट्टियां सारी खत्म हो गई, हॉलीडेज मैंने मना ली और वापस जाने का जब टाइम आया और जब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए गई तब बहुत रात हो चुकी थी और बहुत कम संगत रह गई थी। और संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने कमरे से चलकर गद्दी तक आ रहे थे तब मेरी मम्मा ने कहा कि जब आप गुरुजी महाराज से आज्ञा लो तो बता देना कि आप वापस जा रहे हो लंदन। और मैं मनी मन सोच रही थी कि गुरुजी को तो सब पता ही होगा, खैर मम्मी से आर्ग्यू कौन कर सकता था। और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए गई तो मैंने डरते डरते गुरुजी महाराज को धीमी आवाज में बोल दिया, गुरुजी मैं लंदन वापस जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है। और संगत जी बस मैं गुरुजी महाराज के सामने मत्था टेक रही थी तभी गुरुजी ने इतनी लाउडली आवाज में कहा, अच्छा तो जा मुंडा फंसा। और मुझे लगा कि नहीं जो मैंने सुना है वो ऐसा गुरुजी ने नहीं बोला होगा, शायद मैंने ध्यान से नहीं सुना। लेकिन सारी संगत हंस रही थी। और संगत जी वैसे भी आपको तो पता ही है, गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने मेरा दिमाग रीड कर लिया था और तुरंत गुरुजी ने दोबारा उतनी ही लाउड वॉइस में कहा, जा मुंडा फंसा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर के मैं लंदन तो आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ऐसा कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं था कि कोई मेरा ऐसा फ्रेंड है, कोई लड़का है, ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता होता है। विद इन 1 मंथ मेरे फ्यूचर हस्बैंड अपीयर हुए मेरे कॉलेज में, वो मेरे सीनियर थे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी को तो सब कुछ पता होता है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी आपने देखा होगा झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि संगत जी जब तक आप अपनों से बंधे हुए रहेंगे आपको कोई अपने मार्ग से भटका नहीं सकता। फिर चाहे वो मार्ग भक्ति का ही क्यों ना हो, चाहे वो मार्ग सत्संग का ही क्यों ना हो और चाहे वो मार्ग आस्था का ही क्यों ना हो। आप सभी संगत को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज मैं आपसे पर्सनली एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज का सत्संग बहुत बहुत ब्लेस्ड सत्संग है और आज हम सावन के तीसरे सोमवार के दिन इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं। गुरुजी महाराज की, महाशिव की, भोलेनाथ की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप सबसे पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि आज इस सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, आपको अपनी कई सारी उलझनों का सोल्यूशन भी मिलेगा। और वैसे भी कहा गया है कि संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखें किश्त समय से भरते रहें, सुबह और शाम। और किश्त क्या होगी? सेवा, सुमिरन और सत्संग करते रहना। तो संगत जी इस सत्संग को बहुत दिल से, बहुत ध्यान से सुने और पूरी लगन के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत तुलिका आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को साष्टांग प्रणाम कि उन्होंने हम सबको अपनी शरण में बुलाया। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपसे जुड़े सभी सत्संग मैं संगत तक पहुंचा सकूं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज मैं गुरुजी महाराज की सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं और मेरी फैमिली की जो जर्नी है, जो गुरुजी महाराज ने इनिशिएट की है और उनकी ग्रेस से वो जर्नी आज तक बनी हुई है, उस जर्नी को मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि हमारी जो जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ वो सैकड़ों जन्मों से पहले ही जुड़ी हुई है और सैकड़ों जन्मों तक जुड़ी रहेगी। और इस जन्म में मैं और मेरी फैमिली गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से एम्पायर स्टेट गए 2001 में। संगत जी जो मैंने पहला दर्शन गुरुजी महाराज का किया था, ऐसा दर्शन मैंने कहीं नहीं देखा था, ना गुरुद्वारे में, ना किसी मंदिर में।
में इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर था। गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे विराजमान थे, चारों तरफ शांति थी, सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। वैसे तो संगत जी उस दिन बहुत सारी संगत भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन जब भी मैं वो दिन याद करती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी याद आते हैं। हमें गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी तो हम वहाँ बैठे, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी जो अंकल हमें गुरुजी महाराज के पास लेकर के आए थे, उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि आपको गुरुजी महाराज के पास कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन संगत जी ये बात हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, वो समझेंगे कैसे कि हमें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। और उस समय संगत जी मेरी फैमिली किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, तो हम सबको यही लग रहा था कि अगर हम बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम पता कैसे चलेगी। एनीवे संगत जी हमें जो अंकल लेकर आए थे उन्होंने कहा था कुछ भी मत कहना, तो हमने कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं की। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस रहा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी जब हम उठकर जाने लगे दरबार से, तो गुरुजी ने मेरी मदर से बहुत प्यार से बात की और कहा कल फिर आ जाएं। संगत जी हमें पहली मुलाकात में ये बात समझ में नहीं आई थी कि गुरुजी हमारे सामने जो बैठे हैं वो साक्षात भगवान हैं। और जब गुरुजी ने कहा मेरी मदर को कि कल आ जाएं, तो मेरी मदर ने भी बड़े स्पॉन्टेनियसली जवाब दे दिया कि गुरुजी हम कल तो नहीं आ सकते, कल हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। और जैसे ही मेरी मदर ने ये बात कही, गुरुजी ने तुरंत उन्हें कहा फिर तू यहाँ क्या लेने आई है, तू वहीं जा। अब संगत जी हम लोग क्या कहते, हम लोग कंफ्यूज होकर अपने घर आ गए। और संगत जी आज इतने सालों के बाद ये बात समझ में आती है कि गुरुजी महाराज कहना चाह रहे थे कि आप अपनी एक ही जगह श्रद्धा लगाइए, एक ही जगह अपनी आस्था रखिए। शायद गुरुजी को पहली बात जो हमें अपने दरबार में सिखानी थी वो यही थी कि हम सबको एक ही जगह आस्था रखनी चाहिए, एक ही जगह पूरा टोटल सरेंडर करना चाहिए। और संगत जी पूरी रात हम लोग सोचते रहे कि हम क्या करें, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। और शायद गुरुजी ने ही हमें ये बुद्धि दी, गुरुजी ने ही ये ज्ञान दिया कि हम अगले ही दिन गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए। और संगत जी उसके बाद हम फिर कहीं और नहीं गए, हम गुरुजी महाराज के दरबार में ही आते रहे और आज तक हम गुरुजी महाराज के दरबार में ही जाते हैं। और गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में एक स्पेशल सबक सिखाया, सब साधे कोई न सधे, एक साधे सब सधे। He is a one divine light। आप उनसे कनेक्ट होके सारी डिविनिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। और यही सीख हमें गुरुजी महाराज ने दी और यही हमारी पहली विजिट थी गुरुजी के साथ। संगत जी मेरी फैमिली ओवरसीज रहती थी, हम लोग कुवैत में रहते थे। और जब भी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होता वो हमें बुलाते, हम दिल्ली आते थे, उनके दर्शन करते थे। और संगत जी उस समय मैं कॉलेज दिल्ली से ही कर रही थी और अपनी फैमिली के साथ आना जाना किया करती थी। संगत जी मेरे बारे में एक बात ये थी कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते तो गुरुजी बहुत मजाक किया करते थे। तो मेरी फैमिली को देखते तो वो यही कहा करते थे कि आ गए कुवैत वाले, निकालो तेल कढ़ो, तेल कढ़ो। और जब मुझे देखते थे तो कहते थे आ गए साईं बाबा वाले, आ गए साईं बाबा वाले। लेकिन संगत जी हम किसी भी बात का जवाब नहीं दिया करते थे, हम चुप ही रहते थे, हम छोटे भी थे। संगत जी मेरी फैमिली की एक आदत हो गई थी कि वो रेगुलर गुरुजी महाराज के पास दरबार में शाम को पहुंच जाया करते थे। लेकिन मैं पहले शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाया करती थी और बहुत लेट गुरुजी के दरबार में पहुंचती थी। और कभी कभी तो संगत जी मैं 10 बजे पहुंचती थी, तब तक तो शायद लंगर भी खत्म हो जाया करता था। और संगत जी हमारे गुरुजी कुछ भी नहीं कहा करते थे मुझे। हमारे गुरुजी इतने काइंड, इतने मैग्निफिशेंट, इतने मैग्नानिमस थे और हमेशा ही गुरुजी महाराज अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और गुरुजी के दरबार में हमेशा सबको यही ट्रीटमेंट मिलता आया है, मिलता आ रहा है। तो संगत जी गुरुजी कभी कुछ नहीं कहा करते थे, हम चाहे कितनी भी लेट पहुंचे, गुरुजी बहुत प्यार से लंगर खिलाया करते थे और हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर आ जाया करते थे। लेकिन संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी के दरबार में लेट पहुंची तो मैंने देखा कि गुरुजी के दरबार में संगत की लाइन लगी हुई है आज्ञा लेने के लिए। और जो लाइन लगी थी संगत जी वो काफी पीछे तक आ चुकी थी और मैं बहुत पीछे लगी हुई थी लाइन में। और संगत जी मैंने पहली बार सुना कि गुरुजी कुछ जोर जोर से बोल रहे हैं, वरना हमेशा तो रोज ही साइलेंस का एटमॉस्फेयर रहा करता था। गुरुजी आगे संगत से क्या बात कर रहे हैं वो कभी पीछे सुनाई नहीं देता था। और पहली बार मैंने देखा कि गुरुजी बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं और मैंने नोट किया कि मेरे आसपास जितनी भी संगत बैठी हुई है और मेरे आगे जो भी संगत है वो सब मुझे ही देखे जा रहे हैं। और संगत जी गुरुजी क्या बोल रहे हैं ये तो मुझे समझ में इसलिए भी नहीं आया क्योंकि हम पंजाबी नहीं बोला करते थे। लेकिन हाँ मुझे गुरुजी महाराज के बोलने के तरीके से समझ में आ रहा था कि वो झिड़की लगा रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो किसी बात से नाराज हैं। और संगत जी मैं फिर और घबरा गई जब सारी संगत मुझे ही देख
देख रही थी, मुझे लगा कि गुरुजी मेरे ही बारे में कुछ बोल रहे हैं। और संगत जी मैं वहाँ पर जोर जोर से रोने लगी और मैं बाहर भाग गई। जब मैं रोते रोते बाहर आ गई तो मेरे पीछे पीछे मेरी मम्मा आई और साथ में एक संगत के अंकल भी आए। मम्मा ने मुझे कहा कि बेटे आप कहाँ हो, कब से गुरुजी आपका पूछ रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, गुरुजी बार बार आपका पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा मम्मा आपको तो पता ही है कि मैं शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ, इसलिए मैं लेट हो गई। तो मम्मा कहने लगे कि पता नहीं क्या बात है, आज गुरुजी तेरा तो शाम से ही बहुत पूछ रहे हैं, बहुत बार बार तेरा नाम ले रहे हैं। अब चूंकि संगत जी आज्ञा लेने का टाइम था तो संगत अंकल ने मुझे कहा कि बेटा अंदर चलो, गुरुजी से आज्ञा लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ भी हो जाए अंदर तो नहीं जाऊंगी, गुरुजी मुझे फिर से डांट लगाएंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और फिर जैसे तैसे मुझे मम्मा ने और संगत अंकल ने समझाया तो मैं दरबार में बहुत डरते डरते अंदर गई। और संगत जी मेरे डर की हद ये थी कि मैं बस रोने के लिए तैयारी थी कि बस मुझे डांट पड़ी और मेरे आंसू निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के सामने गई और आज्ञा लेने का टाइम आया, मैं गुरुजी के पैर पड़ने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, मैंने देखा गुरुजी महाराज मुझे इतनी बड़ी इतनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं, एकदम रेडिएंट, उनका पूरा चेहरा चमक रहा था। और संगत जी गुरुजी ने मुझे स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझसे हाथ मिलाया और मुझसे कहते हैं जा ऐश कर। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे किसी बात पर बहुत खुश हैं। और संगत जी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था कि एक तो वो वाले गुरुजी जो बहुत डांट रहे थे, मैं बहुत डर गई थी, और एक सामने जो ये गुरुजी बैठे हैं, इतनी प्यारी स्माइल, इतना प्यार से मुझे बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर घर आ गए। लेकिन संगत जी आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, लुकिंग बैक, मुझे एक बात समझ में आई कि उस दिन गुरुजी महाराज जो डांट रहे थे, जो झिड़की दे रहे थे, वो मुझे नहीं दे रहे थे, वो मुझ पर आई किसी बला को दे रहे थे। आप इमेजिन कीजिए संगत जी कि दिल्ली में वो भी रात के 10 बजे के करीब एक 20-21 साल की लड़की आना जाना करती है, और दिल्ली उस समय भी उतनी सेफ नहीं थी। इसलिए मैं पक्के से कह सकती हूँ कि उस समय गुरुजी महाराज ने मुझ पर आए किसी कष्ट को टाला था। मैं इस बात के लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या रिस्क ले रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने वाले, उस समय भी आपको संभालने वाले, जबकि आपको पता ही नहीं है कि आप रिस्क में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं जो आपको संभाले रहते हैं। और ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ रब कर सकते हैं। एक जगह पर बैठकर सभी जगह पर होना ये किसकी निशानी है? ये सिर्फ साक्षात परमात्मा रब ही कर सकते हैं, और वो रब और कोई नहीं, हमारे साक्षात गुरुजी हैं। तो संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली बहुत सीरियसली गुरुजी महाराज के पास जाया करती थी, उनको फॉलो करती थी, और मैं बहुत ही केयरलेसली, बहुत ही केयर फ्री, हमेशा वैसा ही मेरा अप्रोच रहा करता था। मेरे पेरेंट्स वहां जाकर के सीरियसली ध्यान लगाया करते थे और मैं नॉन सीरियस थी, जैसा कि एक नोटी बच्चा होता है। और हम गुरुजी महाराज की गद्दी के पास में एकदम सटक कर बैठा करते थे, और तब भी हमारा ध्यान आसपास ही हुआ करता था, गुरुजी में नहीं होता था। और गुरुजी ने कई बारी हमें डायरेक्टली हमसे बात करके बात समझाई, ये जो आप सोच रहे हो, जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, जो आपके अंदर जो गहरी सोच, डीप थॉट चल रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है। और कई बार गुरुजी ने मुझे इस बात का रियलाइजेशन करवाया कि गुरुजी कैन रीड माय थॉट्स, और गुरुजी सब कुछ जान जाते हैं आपको बगैर बोले कि आपके मन में, आपकी सोच में क्या चल रहा है। और संगत जी सिर्फ तब की बात नहीं है, ये आज की भी बात है। ये बात और है कि गुरुजी महाराज ने आज समाधि ले ली है, लेकिन आज भी हमारे मन में जो भी बात चलती है वो गुरुजी तक पहुंच जाती है, गुरुजी जान जाते हैं, और वैसे ही वो हमें जवाब भी दे देते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बहुत जरूरी है, गुरुजी से सरेंडर बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी आपके मन की वो हर एक बात समझते हैं जिसे आपको किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। आप सारी बातें गुरुजी महाराज से करिए, अपने थॉट को गुरुजी महाराज की तरफ डाइवर्ट कीजिए, चाहे वो परेशानी हो चाहे वो खुशी की बात हो, गुरुजी महाराज के साथ शेयर करिए। और संगत जी आप अपनी प्योरेस्ट से प्योरेस्ट थॉट भी गुरुजी महाराज के साथ शेयर करिए, और सबसे नेगेटिव सोच भी गुरुजी महाराज के साथ ही शेयर करिए, क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। गुरुजी इज आवर बेस्ट फ्रेंड, और यही होता है डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ, कि आप अपनी सारी बातें गुरुजी से शेयर कर रहे हैं और गुरुजी महाराज उनका आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर रहे हैं। अब संगत जी टाइम आया मेरी हीलिंग का। जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते हैं तो हमें नहीं पता संगत जी कि हमारे अंदर के कितने विकार हैं, हमारे अंदर कितनी परेशानियां हैं, कितनी नेगेटिविटी है, जिनका हीलिंग गुरुजी महाराज के दरबार में हो जाता है। बस संगत जी हम तो ये सोच लेकर के जाते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए,
जाए, लेकिन हमारे साथ साथ क्या परेशानियां हैं अंदर भी और बाहर भी, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और उनके दरबार में जाते ही हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। हुआ ये संगत जी की मेरी लेफ्ट आई का 3 बार ऑपरेशन हो चुका था। बार बार मेरी आंखों में सूजन आ जाया करती थी, जिसकी वजह से मेरी आंख बंद हो जाती थी और उसे खोलने के लिए मेरी आंखों की सर्जरी होती थी। और संगत जी तीसरी सर्जरी के समय तक तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी थोड़ी खराब हो गई है, इसे ठीक करने के लिए शाम को दोबारा आ जाना। तो संगत जी आंखों की जो प्रॉब्लम थी वो और बढ़ गई। और संगत जी जब डॉक्टर ने मुझे शाम को हॉस्पिटल से रिलीज किया तो मेरी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, लाइक अ पायरेट्स। और संगत जी जैसा कि हमने बताया कि हम लोग बाहर से आया करते थे, कुवैत से आते थे, तो हमें चारों दिन गुरुजी महाराज के दरबार में आने की परमिशन थी, फ्राइडे सैटरडे संडे। और उस दिन जब मैं हॉस्पिटल से रिलीव हुई, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हम सीधे गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए। क्योंकि संगत जी हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे तो वैसे ही लेट हो गए थे, लंगर लगने का समय हो गया था। और जैसे ही हम लोग दरबार में गए, गुरुजी ने लंगर करने की आज्ञा दी, हम लोग भी लंगर करने बैठे। तो आसपास जो संगत थी उन्होंने मम्मा को पूछा कि ओ नो, आपकी बेटी को क्या हो गया, ये पट्टी क्यों बंधी हुई है। और उसी समय जो गुरुजी महाराज के पैर दबाने की जो सेवा कर रही थी एक आंटी, वो हमारी बातें सुन रही थी। मेरी मम्मा ने संगत आंटी को कहा, देखिए ना, मेरी बेटी का ऑपरेशन फलाने फलाने हॉस्पिटल में हुआ है और उन्होंने मेरी बेटी की सर्जरी बिगाड़ दी है, अब तो इसे गुरुजी महाराज ही ठीक करेंगे। और संगत जी जो आंटी गुरुजी महाराज के पैर दबा रही थी, उन्होंने हमारी बात सुनी और कहा, ये देखिए गुरुजी, सर्जरी कराने से पहले तो इन्होंने आपकी आज्ञा नहीं ली, और जब आप सब कुछ बिगड़ गया तो वो आपके पास आ गई ठीक करवाने के लिए। लेकिन संगत जी कोई भी संगत किसी के भी साथ में मजाक में कोई भी बात बोल सकती है, लेकिन हमारे गुरुजी कभी किसी को जज नहीं करते थे। और गुरुजी महाराज के दरबार में कोई भी सही या गलत स्टेप्स नहीं होते हैं, बस आपको गुरुजी को प्यार से अप्रोच करना था, और आज भी गुरुजी को प्यार से ही अप्रोच करना है। और गुरुजी महाराज सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां हैं, बिना आपके कहे, बिना आपके मांगे सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। अब आंटी ने तो ये बात कह दी, लेकिन गुरुजी ने बहुत प्यार से मम्मा को कहा कि जाओ कलश लेकर आओ। और अगले दिन संगत जी हम एक लोटा लेकर के गए। अब संगत जी हम जल्दबाजी में जो कलश मिला, जो लोटा मिला वो ले आए। और जैसे ही गुरुजी ने कलश को देखा, गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये कलश नहीं हो सकता, इसका यूज नहीं हो सकता। और वहाँ बैठी आंटी ने हमें समझाया कि जो कलश होता है, जो लोटा होता है, उसकी शाइनिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, उसकी चमक खत्म नहीं होनी चाहिए। और आज भी संगत जी आप जो लोटा इस्तेमाल करें, उसकी चमक हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, आप ये ध्यान रखें। क्योंकि जो लोटा होता है वो अक्सर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी का ये हुक्म था कि जो लोटा है उसकी चमक हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और फिर संगत जी अगले दिन हम एक बहुत अच्छा लोटा लेकर के गए। गुरुजी ने लोटे को ब्लेस किया, और तब से लेके आज तक संगत जी मैं उस लोटे का जल पी भी रही हूँ और स्नान भी करती हूँ। और संगत जी उस सर्जरी के बाद मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मैंने कभी अपनी दोबारा सर्जरी करवाई, ना कोई मेडिसिन ली। बस मैं लोटे का पानी पीती रही, और पहले धीरे धीरे मेरी आंखों की सूजन खत्म हुई, और फिर उसके बाद मेरी आंखों की पट्टी निकल गई। और आज इतने साल हो गए हैं, आज 20-25 साल हो गए हैं, आज तक मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गुरुजी का जो लोटा है वही एक उपाय है जो मैं आज तक करती आ रही हूँ। तो संगत जी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो किसी और रूप में, जो किसी और उपाय में, जो किसी और हुक्म में अपना रूप लेती हैं, चाहे फिर वो लोटे का उपाय ही क्यों ना हो, या फिर वो सारे उपाय जो आपने कभी न कभी सुने हों, और ये एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। जो चीज मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, वो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए कर देती हैं। जो लोटे के फॉर्म में और सैकड़ों उपायों के फॉर्म में, जो आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से सुने होंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स की वजह से, उनके ब्लेस्ड लोटे की वजह से मुझे अपनी आंखों की सर्जरी नहीं करवानी पड़ी, और आज मेरी आंखें दोनों परफेक्टली फाइन है। लख लख गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मोस्टली हम गुरुजी महाराज के दर्शन एम्पायर स्टेट में ही करा करते थे, और जब भी बड़े फंक्शंस हुआ करते थे, जैसे कि न्यू ईयर है, या गुरु पूर्णिमा का फंक्शन है, या गुरुजी के जन्मदिन का फंक्शन है, वो अक्सर बड़े मंदिर में ही हम सेलिब्रेट करते थे। उसके अलावा हम हमेशा गुरुजी महाराज के दर्शन करने एम्पायर स्टेट ही जाया करते थे। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि हम लोग सभी इंडिया के बाहर रहते थे, तो मेरे लिए एक इंटरव्यू कॉल आया, और वो इंटरव्यू कॉल इंडिया से आया था, दिल्ली से। और वो इंटरव्यू कॉल था लंदन में, जहाँ से मुझे अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करनी थी। मैंने सोचा कि एक दिन की बात है, सुबह जाऊंगी और शाम को आ जाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं घर में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और संगत जी उन दिनों लो कॉस्ट एयरलाइन
एयरलाइंस चला करती थी, आप सुबह जाकर के शाम को आ जा सकते थे। तो मैंने अपने कजिन जो कि दिल्ली में था उससे कहा कि तू मुझे एयरपोर्ट से ले लेना, इंटरव्यू पे छोड़ देना और वापस मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। तो संगत जी इस प्रकार से मैं एक दिन के लिए दिल्ली आई और गुरुजी की पुल एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पुल थी कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग यंग एंड नॉट सो कनेक्टेड विद द गुरुजी, और शायद मैं सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स ज्यादा कनेक्टेड होंगे गुरुजी से। लेकिन संगत जी जब हम लोग एम्पायर स्टेट क्रॉस कर रहे थे एयरपोर्ट जाने के रास्ते में, तो आपके एक अंदर से कॉल होती है, एक आवाज होती है कि आप चाहे गुरुजी को रियलाइज करें न करें, उन्हें याद करें न करें, आप सरेंडर करें न करें, लेकिन अंदर से आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करे बगैर वापस नहीं लौटना चाहिए। तो मैंने अपने कजिन से कहा कि गुरुजी महाराज के दर्शन करके चलते हैं, वरना घर पे बहुत डांट पड़ेगी। और इस प्रकार से मैंने उसको अपना जस्टिफिकेशन दिया। बट संगत जी जो इनर पूल था वो इमोशनल था, विदाउट नोइंग संगत जी कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। जब गुरुजी का मंदिर आया, हम दोनों गुरुजी के मंदिर में गए और उनके दर्शन करने बैठ गए। और संगत जी हम दरबार में पीछे जा करके बैठ गए, क्योंकि संगत जी हर बार गुरुजी महाराज की जो बात होती थी वो तो मम्मी पापा से ही होती थी, तो हमें तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमसे भी कोई बात हो सकती है। हम तो बस मत्था टेक कर गुरुजी महाराज के दर्शन करके एयरपोर्ट के लिए निकलने को थे। तो हमने देखा कि गुरुजी महाराज ने हमें इशारे से बुलाया। मेरा कजिन तो नहीं गया, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज मुझे क्यों बुलाएंगे, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी मुझे ही बुला रहे हैं। और फिर मुझे ये भी लगा कि मैं गुरुजी की बात कैसे समझूंगी, गुरुजी तो पंजाबी बोलते हैं और मुझे तो पंजाबी आती ही नहीं है। फिर भी मैं उठी और गुरुजी महाराज के पास गई। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई संगत जी, दैट वाज समथिंग अमेजिंग हैपेंड, जो संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी महाराज को पता है कि आपके अंदर आपके बाहर क्या चल रहा है और कब क्या किस समय क्या देना है। जब मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंची तो गुरुजी ने मुझे पंजाबी में पूछा, मैं आपको हिंदी में बोल के बता रही हूँ। गुरुजी ने पूछा तू क्यों आई? तो मैंने कहा कि गुरुजी तो मैं जैसे ही बताने चाह रही थी कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, इतने में गुरुजी महाराज खुद ही बोल पड़े कि अच्छा इंटरव्यू के लिए आई है। फिर गुरुजी महाराज ने एक सेकंड के लिए सोचा और कहा हाँ वहाँ तो तेरी एडमिशन पक्की है। और गुरुजी महाराज ने फिर से कहा कि फाइन आर्ट्स अच्छी लाइन रहेगी। और मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। और गुरुजी ने दोबारा रिपीट किया हाँ फाइन आर्ट्स अच्छा रहेगा। और फिर संगत जी मैं आज्ञा लेकर के पीछे जाकर के बैठ गई और मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो HR के लिए अप्लाई किया है और गुरुजी महाराज ने तो मुझे फाइन आर्ट्स के लिए बोल दिया है। खैर उसके बाद संगत जी मैं अपनी कंट्री वापस चली गई। कई महीने बीत गए और उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन की जो डेडलाइन है वो आकर भी चली गई और मेरा एडमिशन हुआ नहीं। तो मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछा कि क्या हुआ मेरे एडमिशन का, अभी तक नाम क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा एक्चुअली हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप वेट लिस्ट में हो। क्योंकि संगत जी आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट जिन्होंने वहाँ के लिए अप्लाई किया था। तो उनका ये मानना था और ये फीडबैक था कि आप रुक के भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अभी आप कम एज के हो। और संगत जी मैं रुक के बैठ गई। मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर थी। गुरुजी ने कहा था कि यहाँ तो तेरी एडमिशन पक्की है। तो संगत जी वो तो मेरी एडमिशन होके रही और फाइनली उनका कॉल आया कि आपका एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी में। और एक अमेजिंग बात बताती हूँ संगत जी, उस समय मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं फाइन आर्ट्स से पढ़ूंगी और फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट लूंगी। क्योंकि संगत जी उस समय मैंने स्ट्रेटेजी और HR की एप्लीकेशन फिल की थी और वही गुरुजी की बात पत्थर की लकीर, जो गुरुजी ने कहा था वही हुआ। संगत जी मैं आपको 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ, 15 साल आगे की बात बता रही हूँ। जैसा गुरुजी महाराज ने कहा कि मेरा पूरा प्रोफाइल और सारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फाइन आर्ट्स में ही हुआ है। तो जो चीज आपके करियर डेवलपमेंट में आगे होने वाली थी वो गुरुजी महाराज ने हमें पहले ही बता दी थी जब हम बच्चे हुआ करते थे। तो ये कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ प्यारे गुरुजी कर सकते हैं। उनको आपका अगला पिछला सब कुछ पता होता है, वो आपको हर चीज के लिए ब्लेस कर रहे होते हैं। लेकिन संगत जी हमें सिर्फ असली चीज मांगनी होती है, जो पैसा बच्चे ये सब नहीं मांगना होता है। क्योंकि संगत जी ये सारी चीजें तो आनी जानी है और अगर गुरुजी को लगेगा कि वो आपके लिए सही है तो गुरुजी तो वैसे ही दिलवा देंगे। असली चीज होती है उनके साथ उनका कनेक्शन मांगना, उनके साथ उनका नाम मांगना, उनसे जुड़े रहने की एक इच्छा, एक इमोशन होना, और यही सबसे असल चीज है।
और दुनिया में कोई काम नहीं आता, सिर्फ ये काम आते हैं। अब संगत जी मेरा एडमिशन हो गया और मैं लंदन चली गई। और संगत जी जब एडमिशन हो गया तो जो पहली छुट्टियां आई तो उसमें मैं जनवरी 2006 में दिल्ली वापस आ गई। फिर दर्शन करके जब छुट्टियां सारी खत्म हो गई, हॉलीडेज मैंने मना ली और वापस जाने का जब टाइम आया और जब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए गई तब बहुत रात हो चुकी थी और बहुत कम संगत रह गई थी। और संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने कमरे से चलकर गद्दी तक आ रहे थे तब मेरी मम्मा ने कहा कि जब आप गुरुजी महाराज से आज्ञा लो तो बता देना कि आप वापस जा रहे हो लंदन। और मैं मनी मन सोच रही थी कि गुरुजी को तो सब पता ही होगा, खैर मम्मी से आर्ग्यू कौन कर सकता था। और संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए गई तो मैंने डरते डरते गुरुजी महाराज को धीमी आवाज में बोल दिया, गुरुजी मैं लंदन वापस जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है। और संगत जी बस मैं गुरुजी महाराज के सामने मत्था टेक रही थी तभी गुरुजी ने इतनी लाउडली आवाज में कहा, अच्छा तो जा मुंडा फंसा। और मुझे लगा कि नहीं जो मैंने सुना है वो ऐसा गुरुजी ने नहीं बोला होगा, शायद मैंने ध्यान से नहीं सुना, लेकिन सारी संगत हंस रही थी। और संगत जी वैसे भी आपको तो पता ही है, गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने मेरा दिमाग रीड कर लिया था और तुरंत गुरुजी ने दोबारा उतनी ही लाउड वॉइस में कहा, जा मुंडा फंसा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर के मैं लंदन तो आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ऐसा कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं था कि कोई मेरा ऐसा फ्रेंड है, कोई लड़का है, ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता होता है। विद इन 1 मंथ मेरे फ्यूचर हस्बैंड अपीयर हुए मेरे कॉलेज में, वो मेरे सीनियर थे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी को तो सब कुछ पता होता है। और संगत जी जब वो मेरी लाइफ में आए तो मैंने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है, आप गुरुजी से पूछो। और गुरुजी से मम्मा पूछने गई तो गुरुजी ने कहा गो अहेड, और उसकी शादी वहीं लंदन में ही होगी। संगत जी इन द इनिशियल डेज जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तब मेरे मम्मी पापा गुरुजी महाराज से पूछा करते थे कि गुरुजी इसकी शादी कब होगी, अब इसकी राइट एज आ गई है। आपको तो पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारा माइंड रीड कर लेते थे और मेरे दिमाग में यही चला करता था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और गुरुजी महाराज मुझे देख करके जवाब देते कि नहीं अभी राइट टाइम नहीं आया है, अभी वो शादी नहीं करेगी। और जब एक बार मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा अब राइट टाइम आ गया है, अब आप शादी कब करोगे, तो मैंने अपनी मम्मा को टालने के लिए ऐसे ही 20 पॉइंट्स की एक लिस्ट बना करके दे दी थी। तो मैंने अपनी मम्मा को उस 20 लिस्ट में ये सब बताया कि लड़का ब्राह्मण होना चाहिए, नॉन ड्रिंकर होना चाहिए, और n नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने उसमें बता दिए कि वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, उसकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। वो सारे पॉइंट्स मैंने लिख करके मम्मा को दे दिए। और संगत जी मैंने 20 पॉइंट्स की ऐसी इम्पॉसिबल लिस्ट बना दी ताकि मम्मी उसे पढ़े और वो अपने आप में बिजी हो जाए और मुझे बार बार शादी का ना बोले। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे करंट हस्बैंड है वो उसी लिस्ट के क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करते हैं जो मैंने 20 पॉइंट्स में मम्मी को लिख कर दिया था। और जो बात मैंने सिर्फ मम्मा को बताई थी वो भी 20 पॉइंट्स में लिख कर कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे वैसा लड़का चाहिए, वो सब गुरुजी महाराज को कैसे पता था। और एग्जैक्टली गुरुजी ने मुझे वैसा ही लड़का दिया। अब संगत जी ईयर 2007 आ गया जब गुरुजी महाराज ने समाधि ली। और संगत जी सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी फैमिली ने ही नहीं, पूरी संगत ने गुरुजी को बहुत बहुत मिस किया। और संगत जी उस समय मैं लंदन में रहा करती थी और गुरुजी को बहुत बहुत मिस करती थी। और समाधि लेने से पहले गुरुजी ने मेरी मम्मा को एक सेवा दी थी कि सत्संग कराया कर और लंगर करवाया कर। तो मेरी मदर ने ये सेवा अपनी होम कंट्री में जाकर के शुरू कर दी थी, लेकिन लंदन में ऐसा कोई सत्संग था नहीं। मैंने बहुत ढूंढा और संगत जी मैं बस सिर्फ रोती रहती थी गुरुजी को याद कर करके कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। लेकिन संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो यही हैं, हम सबके बीच में ही हैं। एक रात को संगत जी जब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था गुरुजी की समाधि को, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा कि गुरुजी एक गाड़ी चला रहे हैं और गुरुजी ने मुझे उस गाड़ी में बिठा लिया। और इसका क्या मतलब था संगत जी, इसका मतलब हमें अगले 5 साल में समझ में आया। और उस ड्रीम दर्शन के 6 महीने के बाद मेरी सिस्टर ने लंदन में विजिट किया तो उसने मुझसे कहा कि हम गुरुजी को इतना मिस कर रहे हैं, वहाँ मम्मा भी गुरुजी का सत्संग करवा रही है, क्यों ना हम लंदन में गुरुजी का सत्संग करवाएं। संगत जी मेरी यंगर सिस्टर है और जब हम दोनों गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे तो गुरुजी हम दोनों को देखकर बोला करते थे ये वड्डी या ये वड्डी, क्योंकि संगत जी क्रोनोलॉजिकली और हाइट में तो मैं उससे बड़ी हूँ लेकिन स्पिरिचुअली वो मुझसे बड़ी है। मैं बहुत सारी बातें, इवन सारी ही बातें मैं अपनी सिस्टर से बहुत सीखती हूँ। तो संगत जी मेरी सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर ने लंदन में आकर के कहा कि चलो सत्संग शुरू करते हैं। और जब हमने पहला सत्संग शुरू किया संगत जी, तब
तब मेरी सिस्टर, मैं और मेरे हस्बैंड थे और हमने बहुत ही प्यारा गुरुजी का सत्संग किया। और सत्संग में हमने सिंपल चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद बना करके गुरुजी का सत्संग किया। और ये बात हमने अपनी मदर से शेयर की कि मम्मा हमने यहाँ लंदन में सत्संग किया है। और उसके बाद मेरी सिस्टर यूएस चली गई, वो वहीं पर रहती है। और उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज के साथ मेंटली कुछ बातें करी। गुरुजी देखिए, आज हस्बैंड भी लेट आएंगे ऑफिस से, आज आप और मैं रहेंगे। तो गुरुजी आज आप और मैं बैठेंगे, हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं लेट हो जाऊं, और अगर लेट हो जाऊंगी तो हम अगले हफ्ते से नहीं करेंगे। तो फिर संगत जी मैंने चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद करवाया। और उसके बाद संगत जी समथिंग वेरी अमेजिंग हैपेंड। मैंने कहा कि गुरुजी अगले हफ्ते पता नहीं क्या होगा, सत्संग होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन संगत जी एक हफ्ते के बाद ही अपने आप बैक टू बैक फोन आने लग गए। एक संगत आंटी जिनको मैं बहुत टाइम से खुद फोन कर रही थी कि आपको कुछ सत्संग के बारे में पता है, उन्होंने मुझे आगे रख करके फोन किया और फोन करके कहती है कि अच्छा आपने सत्संग शुरू कराया है, मैं इस हफ्ते आऊंगी। एक और अंकल थे जो मेरे ही कॉलेज में स्टूडेंट थे और उनको मैंने बहुत पहले बुलाया था अपने सत्संग में, पर उनका जवाब नहीं आया था और उनका भी फोन आया और कहा कि मैं अगले सत्संग में आ रहा हूँ। और ऐसे करते करते जो 3-4 संगत थे जिन्होंने आगे रख के फोन किए, वो लंदन सत्संग में आए और उन्होंने सत्संग को ज्वाइन किया। और संगत जी वो डेट थी अप्रैल 2009। तब से लेके संगत जी जब तक कि गुरुजी ने मेरा स्थान नहीं बदला दिया, मैं लंदन से सिंगापुर नहीं चली गई, 15 साल तक लगातार हर गुरुवार को शाम के 7 बजे सत्संग होता रहा। कहा तो संगत जी मैं पहले ढूंढा करती थी कि मैं कहाँ जाऊँ सत्संग करने के लिए, और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने पूरा एक संगत परिवार ही लंदन में बना दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की सत्संग में इतनी कृपा रही कि जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां हुई, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे उन्हें बच्चे हो गए, और जिनको बहुत गंभीर बीमारियां थी वो सारी बीमारियां गुरुजी ने ठीक की। और संगत जी सारी संगत के जो सत्संग है, जो मिरेकल्स हैं, वो हमने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। और संगत जी जो एम्पायर स्टेट में हमने जितनी बार भी गुरुजी महाराज के दर्शन किए, वैसे सारे दर्शन हमने यहाँ पर लंदन में महसूस किए। इवन देखें गुरुजी महाराज किसी एक स्थान पर नहीं है, न उन्हें कोई समय बांध पाया है। और गुरुजी ने यहाँ से समझा दिया कि गुरुजी इज नॉट लिमिटेड बाय फिजिकल स्पेस। गुरुजी एक जगह पर नहीं है, वो हर जगह पर है। गुरुजी भगवान है। और संगत जी जिस पीरियड में गुरुजी महाराज ने लंदन में सत्संग करवाए, तब उस पीरियड में मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए। लेकिन इस दौरान भी गुरुजी महाराज लगातार अपनी संगत को भेजते रहे और सत्संग होता रहा। ये सब कुछ कराने वाले गुरुजी थे, इसमें हमारा बिल्कुल भी कोई श्रेय नहीं है। लेकिन संगत जी कोई अपनी मर्जी से सत्संग में आ नहीं सकता और कोई अपनी मर्जी से सत्संग से जा नहीं सकता। संगत जी 3 चीजें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, सत्संग में आना, सत्संग करवाना और सत्संग को आप कितनी देर तक अटेंड करते हो, ये सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में होता है और गुरुजी महाराज इसको प्री डिसाइडेड करके भेजते हैं। और संगत जी हमें यही चीज गुरुजी महाराज से मांगती रहनी है कि गुरुजी महाराज हमें सत्संग अटेंड करवाते रहिए, आपके सत्संग में रखिए, आपकी शरण में रखिए। प्लीज गुरुजी हमें आपका दर्शन होता रहे, हम आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते रहे। संगत जी अगला सत्संग में आपको जो सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दोनों बच्चों से रिलेटेड है। संगत जी जब मुझे बेबी होने वाला था तो मेरा जन्मदिन आता है 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर 2010 को जो मेरी सिस्टर जो यूएस में रहती है उसे गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने सपने में दिखाया मेरी सिस्टर को कि मेरे पास बेबी है। और संगत जी अगले दिन सुबह मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, तो उसने मुझे बोला कि हैप्पी बर्थडे और गुरुजी महाराज ने तुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया है और मुझे गुरुजी महाराज ने सपने में दिखाया कि यू हैव अ बेबी। तो मैंने कहा कि नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने बर्थडे की विशेस लेके थैंक यू बोला और मैंने बोला कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे जो भी होगा। और संगत जी जब मैंने कुछ महीनों के बाद कंसीव किया और जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपको एक्सपेक्टेड ड्यू डेट बताते हैं जो आपकी फाइलों में और रिपोर्ट्स में रहती हैं और जो बेबीज होते हैं उस डेट के आगे पीछे ही आते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उन रिपोर्ट्स में जो डेट रही है जो मेरी ड्यू डेट रही है वो 12 अक्टूबर 2011, यानी जिस दिन मेरी सिस्टर को सपना आया उसके 1 साल बाद की डेट, यानी कि जो बात 1 साल बाद होने वाली थी वो बात गुरुजी महाराज ने मेरी सिस्टर को सपने में ड्रीम दर्शन में दिखा दिया। और संगत जी जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके 1 महीने पहले से ही मेरी मदर घर पर आ गई थी और वो चुपचाप बैठी रहती थी। संगत जी ना
ना तो वो मेरे साथ कहीं जाती थी ना आती थी, उनका कहीं पर भी मन नहीं लगता था, ना वॉक पर वो जाती थी। और संगत जी वो सारा दिन चुपचाप बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है, और मेरी समझ में कुछ नहीं आया और हम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। तो संगत जी हॉस्पिटल में मेरे लेबर पेन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। सब कुछ स्मूथली जा रहा था, लेकिन अचानक से डॉक्टर ने कहा कि बेबी का हार्ट बीट नहीं मिल रहा है। और संगत जी मुझे इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में ले गए और इधर मेरे हस्बैंड से पेपर साइन करवा लिए। और संगत जी मेरी मदर थ्रू आउट दिस टाइम पूरे समय मेरे साथ रही, ऑपरेशन थिएटर तक वो मेरे साथ रही। लेकिन संगत जी जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मेरे कानों में कुछ बातें आई, बेबी का हार्ट बीट नहीं मिल रहा है, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। और संगत जी सुन करके मैं कांपने लगी, और कांपने की वजह से जो ऑपरेशन ट्रॉली होती है उस पर से मेरा शरीर उठने लगा। और उस समय मेरे कानों में किसी की आवाज आई और बहुत काइंडली कि अगर आप स्ट्रेस करोगे तो आपका बेबी भी स्ट्रेस में रहेगा। और ऑपरेशन थिएटर में मेरे पास गुरुजी का ना फोटो था ना और कुछ था। मैंने तुरंत आंखें बंद की और गुरुजी के साथ कनेक्शन किया। और संगत जी वो समय इतना स्ट्रेसफुल रहता है कि आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो, कुछ प्रार्थना भी नहीं कर पाते हो। मैंने सिर्फ गुरुजी महाराज को ध्यान किया, उनसे कनेक्शन बनाया, और बस धीरे धीरे मैं गुरुजी का ध्यान लगाती रही। और धीरे से मेरे कानों में आवाज आई कि बेबी डिलीवर हो गया। और संगत जी मैंने सुना था कि जब बच्चे की हार्ट बीट कम रहती है और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और उसका जब बर्थ होता है तो बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो मुझे बहुत टेंशन था कि मेरे बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, डॉक्टर ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेबी बॉय हुआ है एंड ही इज परफेक्टली फाइन, और आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर मैं तो बहुत घबरा गई थी, आपने कहा बच्चे की हार्ट बीट नहीं मिल रही। तो डॉक्टर कहने लगे कि हाँ, हमें भी समझ में नहीं आया, हो सकता है कि मशीन मेल फंक्शन हो गई हो। और संगत जी मशीन मेल फंक्शन हुई हो या ना हो, मैंने तो बस गुरुजी का ध्यान लगाया और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी। मैंने उसी वक्त गुरुजी का ध्यान लगाया जब सारी प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन मेरी मदर ने मुझे बाद में शेयर किया कि उन्हें गुरुजी महाराज ने 1 महीने पहले ही दर्शन देकर के बता दिया था कुछ इमरजेंसीज होने वाली है, कुछ पेपर साइन होंगे। और ये बात मेरी मम्मा को बहुत अच्छे से पता थी कि मेरी कोई कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है। तो जब वो 1 महीने से लंदन में मेरे साथ रह रही थी तो चुपचाप रहते वो गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, लगातार मंत्र जाप करती रही। और संगत जी मंत्र जाप में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी जो कॉम्प्लिकेशंस है, चाहे लाइफ की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उसको वो मंत्र जाप टाल देता है। और संगत जी इस डिलीवरी के समय पे एक बात और हुई, हमें गुरुजी महाराज ने 3 नाम दिखाए थे मेरे बच्चे के। और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि एक बेबी है और उसके सामने नाम आके रुक रहे हैं, और एक बेबी के सामने एक नाम आके रुका और हमने वही नाम हमारे बच्चे का रखा, ईशान। वो जो बच्चे के सामने जो नाम रुका था वो ईशान था, हमने अपने बेबी का नाम भी ईशान ही रखा। और संगत जी जब मेरी डॉटर हुई तब भी हम बहुत एक्सपेक्टेड थे कि गुरुजी हमें कोई नाम सुझाएंगे। तब मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि गुरुजी नाम क्यों बताएंगे, गुरुजी तो नाम दे चुके हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मम्मा ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो मैंने बोला कि मम्मी गुरुजी ने कब नाम दिया है। तो मेरी मदर ने एक बात याद दिलाई, गुरुजी ने मेरी मदर का नाम गौरी आंटी रखा हुआ है, और इस नाम से भी पहले गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को एक नाम दिया था, मीरा। और मेरी मदर किसी कारणवश उस नाम को नहीं रख पाई, और जब फाइनल टाइम आया गुरुजी का तब गुरुजी महाराज ने उनका नाम गौरी रखा और वो गौरी नाम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मम्मा ने बोला कि गुरुजी तो एक नाम दे चुके हैं, वो है मीरा। लेकिन संगत जी मैं मम्मी की बात को मानने को तैयार नहीं थी। मुझे लगा कि गुरुजी महाराज कुछ इंडिकेशन देंगे, और संगत जी मैं दिल से चाहती थी कि मैं अपनी बेटी का नाम नूर रखूं, क्योंकि नूर का मतलब होता है लाइट। और संगत जी मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि मैं अपनी बेटी का नाम नूर रखूं या गुरुजी मुझे कोई नाम सुझाए। तो मेरे मन में आया कि शायद मम्मी जो बात बोल रही है वो सच है, तो एक बार चेक करते हैं। मैंने मोबाइल उठाया और जो मैंने पहला नाम सर्च किया मीरा, और उसकी जो लिस्ट आई तो मैंने देखा कि मीरा की जो स्पेलिंग मेरे सामने आई थी वो थी MEIRA, जिसका हिब्रू में मीनिंग था लाइट। और संगत जी मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि जो नाम का मीनिंग मुझे चाहिए था वो गुरुजी महाराज ने मुझे वही नाम का मीनिंग मीरा में दे दिया था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स का। संगत जी बस यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से अपने मन की बात बोलिए, किसी और मीडिएटर की आपको आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।